मोनी, परी, रावी और सोनम नाम की 4 सहेलियां थी। परी, रावी और सोनम तीनों ही अच्छे अमीर घर की बेटियां थी, लेकिन मोनी एक गरीब घर की लड़की थी। तीनों सहेलियां अक्सर ही मोनी की गरीबी का खूब मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन चारों सहेलियां आपस में बात कर रही होती है। तभी परी बोलती है, यार बड़े दिन हो गए हैं, कहीं पर घूमे फिरे नहीं है हम। चलो वाटर पार्क चलते हैं। कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। मनाली या हिमाचल चलते हैं ना। अरे यार नहीं, अभी तो बजट लो है और फैमिली का भी क्या पता जाने दे या ना जाने दे। मोनी तू बता, तेरी क्या राय है? अरे ये क्या बताएगी, ये तो शहर से बाहर तक नहीं गई है। इसकी हालत देखकर लगता है कि ये कहीं घूमी फिरी भी नहीं होगी। हाँ ये बात भी है, इसे क्या पता कि घूमना क्या होता है। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारे मजे अपने घर में ही ले लेती हूँ। क्या घर में? जी हाँ, ठंडी हवा, बारिश, मिट्टी की खुशबू, अच्छा शाही खाना और मौसम के मजे भी मैं अपने घर में ही ले लेती हूँ। बस कर मोनी, लिमिट से फेंका करना यार। तू इतनी गरीब है, तू ये सब कैसे कर सकती है? शक है, यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करो, तुम तीनों मेरे घर मेहमान बनकर आ जाओ, तुम्हें खुद पे खुद एहसास हो जाएगा। अच्छा ये बात है, चल ठीक है। हम तीनों अमीर सहेलियाँ तुम गरीब सहेली के घर मेहमान बनके जरूर आएंगे। थोड़ी देर बाद यूं ही बातें करती हुई चारों अपने अपने घर चली जाती हैं। सोनम, रावी और परी तीनों अपने अपने घर पर मोनी के घर रहने के लिए सामान पैक कर देती हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद तीनों सहेलियां बड़े बड़े सूटकेस लेकर मोनी के छोटे से घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें देखकर मोनी कहती है, अरे वाह, इतना सारा सामान! मैंने तो तुमसे बस 2-3 दिन मांगे थे, पर मेरी सहेलियां कितनी दिलवाली निकली, साल भर की पैकिंग कर ले। अरे बड़ा मजा आएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? इसमें हमारी सारी जरूरत का सामान है, इसलिए हम बड़े बड़े बैग लेके आए हैं। क्या पता तुम्हारे इस गरीब खाने में कुछ मिले ना मिले, इसलिए हम सब कुछ लेके आ गए हैं। रावी सही बोल रही है, अब अंदर बुलाएगी या फिर दरवाजे पर ही सारी बातें कर लेगी? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। तीनों सहेलियां अपने बड़े बड़े बैग लेकर घर के अंदर आती है। मोनी का घर एसी की ठंडी हवा की तरह ठंडा था। तीनों सहेलियां नजरें घुमाकर चारों तरफ देखने लगती हैं, लेकिन तभी सोनम बोलती है, कौन सा हिडन एसी लगवा रखा हुआ है इस टूटे से घर में? तूने नजर भी नहीं आ रहा है, कूलिंग पूरी है। अरे कोई एसी नहीं लगा है, बल्कि घर को हमने ऐसे ही बनाया है कि ठंडा रहे। एक तो हमारे घर के चारों तरफ पेड़ों की छांव रहती है, दूसरा मेरे पिताजी ने पुरानी तकनीक से घर की छत बनाई है, जो गर्मी में भी ठंडक और सर्दी में गर्माहट देती है। एसी या हीटर की तो जरूरत ही नहीं होती। इतना कहकर मोनी मुस्कुराती हुई चली जाती है, जिसके बाद सभी सहेलियों के लिए वो ठंडा ठंडा आमरस लेकर आती है और उन्हें पीने के लिए देती है, जिसे पीकर रावी बोलती है, अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छा स्वाद है। कौन से मॉल से लेके आई हो? मुझे भी बता दो यार, मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। जी, ना तो ये किसी सुपर मॉल का है और ना ही मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इसे मैं घर के सिलबट्टे पर पीस पीस कर बनाया है मैंने, और इसके बाद चूल्हे पर पका कर बनाया है और मटके में रखे ठंडा करा है। मटका? तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है क्या? बिल्कुल सही कहा, नहीं है फ्रिज। बट द हेल, हम ठंडा पानी कैसे पियेंगे? मटके से और कहां से? अरे एकदम मिनरल वाटर होता है। तुम्हारे घरों में तो फिल्टर का पानी होता है, पर मटके के पानी के आगे फिल्टर भी फेल है। बहुत सारी बीमारियों से बचाता है मटके का पानी, और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे तैसे करके रावी, सोनम और परी तीनों मोनी के घर में टिक जाती हैं। रात होती है। मोनी अकेली मेहनत से चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो अपनी तीनों सहेलियों को जमीन पर बैठने को बोलती है और उनके आगे पत्तों से बना थाल रखती है, जिसे देखकर सोनम बोलती है, यार इतनी भी क्या गरीबी है, अब तुम हमें इन पत्तों पर खाना दे रही हो? घर आए मेहमान की ये इज्जत करते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरे घर पर आई हो तो मैं मेहमान नवाजी भी तो अपने तरीके से ही करूँगी ना। तुम एक बार इनमें खाना खा कर देखो, अगर जरूरत से ज्यादा खाना ना खा जाओ तो मेरा नाम बदल देना। वो सब तो ठीक है, वैसे ना बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, कुछ खाने का ले आओ जल्दी से। मोनी अपनी तीनों सहेलियों को पत्ते के बने थाल में गर्मा गर्म दाल, चावल, सब्जी, रोटी और बहुत सारी चीजें परोसती है। रावी, परी और सोनम तीनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी रावी बोलती है, मोनी तू बात तो सच कह रही है, ये खाने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन ऐसा नहीं खाया।
मैंने कहा था ना, मैं हर दिन शाही खाना खाती हूँ। अरे पहले के समय में थोड़ी गैस या फिर इंडक्शन हुआ करते थे। पहले लोग चूल्हे पर ही बनाया करते थे। जो स्वाद चूल्हे पर बने खाने का है ना, वह स्वाद किसी खाने में नहीं है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जिसके बाद सोने की बारी आती है और मोनी सभी के लिए बाहर सोने का प्रबंध करती है। ये देखकर रावी बोलती है, ये सब क्या है? ना यहाँ पर कूलर है, ना पंखा है, और यहाँ पर गर्मी भी इतनी है। हम सोएंगे कैसे? और बाहर तो इतने मच्छर हो रहे हैं। अरे तुम्हें बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटेंगे और किसी कूलर पंखे की भी जरूरत नहीं है। ऊपर आसमान में देखो, कितने सुंदर तारे हैं और ठंडी हवा चल रही है। तुम्हें गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। कहाँ फंस गए यार, तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों हम अपनी अमीरी छोड़कर तेरे इस गरीबी में मेहमान बनकर आ गए। पता नहीं रात कैसे बीतेगी। मोनी कुछ नहीं कहती और मुस्कुराती रहती। चारों सहेलियां एक एक करके खाट पर लेट जाती हैं और आसमान की तरफ देखते हुए परी बोलती है, वैसे अच्छा ही लग रहा है। आज से पहले ऐसा व्यू मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं तो देर रात तक बस फोन चलाती रहती हूँ। कभी सोचा ही नहीं था कि रात के समय बाहर का एटमॉस्फेयर इतना ब्यूटीफुल होता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि सब कुछ मैं अपने घर पर ही एक्सप्लोर करती हूँ। ऐसे ही बातें करते हुए चारों सहेलियां सो जाती हैं और सुबह 5 बजे प्यारी प्यारी छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज से पूरे वातावरण में गूंज उठती है, जिसके बाद सभी की आंखें खुल जाती हैं और मोनी बोलती है, देखो मेरी अमीर सहेलियों, सुबह सुबह का अलार्म बज गया। कितनी प्यारी आवाज है ना इन चिड़ियों की। हाँ यार, सच में कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब तुम्हें एक ब्यूटीफुल नजारा दिखाते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। इतना कहकर मोनी अपनी चारों सहेलियों को घर से दूर एक बड़े तालाब के पास ले जाती है, जहाँ पर सुबह का सूरज उग रहा होता है और आसमान पर लाली छाई होती है। ये सुंदर नजारा देखकर सोनम बोलती है, यार ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। मैंने बहुत जगह से सुना था कि सनराइज व्यूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं था। मैं तो हमेशा इतना लेट उठती हूँ, लेकिन आज पता चल रहा है कि सुबह का सूरज जब उगता है तो कितना सुंदर लगता है। हाँ सच में। ऐसे ही चारों सहेलियां सनराइज को एंजॉय करती हैं और उस दृश्य को रावी, सोनम और मोनी अपने फोन में कैप्चर कर लेती हैं और सभी घर पर आ जाते हैं। सुबह सुबह उन्हें मोनी गर्मा गर्म चाय पिलाती है और मोनी बोलती है, तो मेरी तीनों अमीर सहेलियों को अपनी इस गरीब सहेली के घर कैसा लगा? मजा आया ना? हाँ मोनी, सच में बहुत मजा आया। तूने सच कहा था, तुम्हारे घर में हर एक चीज का सुख है। इतना पैसा और सब कुछ होने के बाद भी हम दूर दराज घूमते रहते हैं, महंगे महंगे खाने और कपड़े पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इतना सुख कभी हासिल नहीं हुआ जितना हमने एक दिन में देखा। हाँ, और सच में चूल्हे का खाना लाजवाब होता है। और रात में चमकते हुए तारों को देखा और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस किया। यह सच में बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब कुछ ना तुम्हारे घर मेहमान बन के महसूस हुआ है। और सनराइज की तो बात ही निराली है। किसी महंगे बीच पे भी ऐसा सनराइज देखने को नहीं मिलता है। वहाँ भी जाके पैसा ही वेस्ट होता है। थैंक यू मोनी, तुमने हमें अपने घर पे इनवाइट किया। हमने इतनी सारी चीजों का एक्सपीरियंस लिया है, जिसको करने के लिए हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अरे बस बस बहुत है, इतनी तारीफ तो मत करो। दोस्त हो तुम, इतना बोल बोल कर अब मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा तो हम लोगों को होना चाहिए। हम हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाते रहते थे, बल्कि तुम हम तीनों से अमीर हो। हमें माफ कर दो मोनी। हाँ मोनी, मोनी, आई आई एम रियली सॉरी। क्या तुम तीनों भी सुबह सुबह रोना धोना कर रही हो? अरे मजे करो, शाम को मैं तुम्हें बाग घुमाने लेकर जाऊंगी। मोनी की बातें सुनकर तीनों सहेलियां मुस्कुरा पड़ती हैं और शाम को मोनी उन तीनों को बाग में घुमाने ले जाती है। कुछ दिनों तक तीनों अमीर सहेलियां मोनी के घर में खूब मस्ती मजाक करके रहती और अपने अपने घर वापस चली जाती। मालिनी को पिज्जा खाना शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन कोई ऐसा वैसा पिज्जा नहीं, बल्कि रात की बची हुई रोटी को पिज्जा बनाकर खाना काफी पसंद था। एक दिन मालिनी को बहुत जोरों की भूख लगती है, तो वो अपनी माँ उमा के पास जाती है और उमा से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? भूख लग रही है तो कुछ खाना बना लेना खाने के लिए। इतनी बड़ी हो गई है, अब भी कुछ बना नहीं सकती। माँ, बनाने के लिए रसोई में कुछ होना भी तो चाहिए। मैं रसोई से ही आ रही हूँ। रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है, तो बताओ मैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं? बना हुआ खाने को बनाना नहीं कहते। दाल चावल बना ले, वो तो रखा हुआ है। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है दाल चावल खाने का। कल रात में आपने रोटी बनाई थी ना, तो मैंने अपने हिस्से की रोटी नहीं खाई थी। तो वो कहाँ है?
वो भी तो मुझे रसोई में नहीं दिख रही। वो तो मैंने फेंक दी थी। मुझे पता था कि तू फिर से रोटी का कुछ न कुछ नाश मारने वाली है, इसीलिए मैंने रोटी पहले ही फेंक दी। अरे रोटी को रोटी की तरह भी खा जाया कर। माँ, मुझे रोटी नहीं, रोटी पिज्जा खाना पसंद है, तभी तो मैं रोज रात में अपनी रोटी बचाती हूँ, और आपने वही रोटी फेंक दी। रहने दो माँ, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अपने रोटी पिज्जा के आगे अपनी माँ से ही बात नहीं करनी, ठीक है? मत कर, जब अकल ठिकाने आएगी तो खुद ही आ जाएगी बात करने। माँ, आपको नहीं पसंद इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी को भी मेरे हाथ की रोटी पिज्जा पसंद नहीं आएंगे। माँ, लोगों को सेहत और स्वाद अगर दोनों ही मिल रहा है तो बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, बस दिक्कत ये है कि तू रात की बची हुई बासी रोटी का पिज्जा बना रही है। एक दो बार तो चल जाता है बासी रोटी का पिज्जा, लेकिन हमेशा थोड़ी चलता है ये सब। माँ, मैं ताजी रोटी का भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि आपको कमियाँ निकालने का बस मौका चाहिए। अभी बासी रोटी का ताना मान रहे, कल को ताजी रोटी का भी मारोगी। मैं तुझे समझा ही क्यों रही हूँ? तेरे दिमाग में अकल थोड़ी भरी है, तेरे दिमाग में तो रोटी पिज्जा भरा पड़ा है, तभी तो अपनी गलती कभी माननी ही नहीं होती तुझे। जा, तुझे जो करना है तू कर। उमा मालिनी को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मालिनी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। एक दिन मालिनी अपने ऑफिस के दोस्त ललित के लिए रोटी पिज्जा बनाकर लेकर आती है, जो उसका दोस्त ललित खाता है और मालिनी की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह मालिनी, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाया है, लेकिन इसका स्वाद बाकी के पिज्जे से अलग क्यों लग रहा है मुझे? इसमें सच में कुछ अलग है क्या? हाँ, अलग है ना। मैंने रोटी पिज्जा बनाया है कल रात की बची रोटी का। मुझे रोटी पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं ये बनाती रहती हूँ और लोगों को भी खिलाती रहती हूँ। चल झूठी, मैं इतने टाइम से तुम्हें जानता हूँ और हम दोनों तो शायद अब दोस्त से भी ज्यादा बन चुके हैं, लेकिन रोटी पिज्जा तो तुमने मुझे पहले कभी नहीं खिलाया। वो दरअसल मैं ऑफिस में रोटी पिज्जा आज ही लाई हूँ पहली बार। मुझे लगा यहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि मैं गरीब हूँ इसलिए रोटी पिज्जा बनाया है, इसलिए मैं लाई नहीं। यार तू बिना कुछ भी सोचती रहती है, लोग कुछ भी सोचे उससे हमें क्या करना है? तुझे रोटी पिज्जा बनाने आता है और मुझे रोटी पिज्जा बहुत पसंद आया, तो बस यही बात खत्म। सच में तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा, अरे मुझे रोटी पिज्जा बहुत अच्छा लगा। मैंने आज से पहले कभी भी रोटी पिज्जा नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है मालिनी, मजा आ गया खाकर। तुम्हें मेरे हाथ का रोटी पिज्जा इतना पसंद आया, फिर तो मैं कल भी तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रोटी पिज्जा इतना अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे लिए एक नहीं बल्कि 2 रोटी पिज्जा लेकर आना। मालिनी के हाथ का बनाया हुआ रोटी पिज्जा ललित को काफी ज्यादा पसंद आता है। मालिनी और ललित एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब वो दोनों अपना एक अलग अलग काम शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं, साथ ही घर वालों की रजामंदी से ललित और मालिनी की शादी भी हो जाती है, तो शादी के अगले ही दिन पड़ोस की भावना के छोटे बच्चे पिंटू और पूर्वी आई थी, जिन्हें देखकर मालिनी की सास माला मालिनी को बुलाती है और कहती है, बहू देख तो, भावना के बच्चे आए हैं, इनके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दे। माँ जी, मैं बच्चों के लिए रोटी पिज्जा बना दूं, इनको बहुत पसंद आएगा। नहीं बहू, ये पिज्जा वगैरह रहने दे, वैसे भी आजकल के बच्चे बाहर का ही खाते रहते हैं, तो कुछ अच्छा बना दे जो इनकी सेहत को भी लगे। माँ जी, मैं इनकी सेहत के लिए अच्छा ही बनाऊंगी, जो स्वाद में भी अच्छा हो। रोटी पिज्जा। मालिनी रोटी पिज्जा बनाकर लाती है और बच्चों को देती है। जैसे ही पिंटू और पूर्वी पिज्जा खाते हैं तो पूर्वी मजे से कहती है, आंटी क्या पिज्जा बनाया, बहुत अच्छा है। आंटी, अभी जो आपने बनाया ना, क्या वो आप मेरी मम्मी को बनाना सिखा दोगी? वो क्या है ना, हमारी मम्मी को कुछ नहीं आता है, जब देखो कलेला टिंडा बना देती है। आंटी, आप ना मेरी मम्मी को जरूर सिखा देना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बच्चे मन के कितने सच्चे होते हैं, इनके मन में जो कुछ भी आता है ये लोग बेझिझक होकर बोल देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर वहाँ का माहौल काफी हंसी मजाक वाला हो जाता है। अगले ही दिन उन बच्चों की मम्मी भावना आती है और चिल्लाते हुए मालिनी और माला को बुलाती है। जैसे ही वो दोनों आते हैं तो भावना गुस्से में मुंह बनाती है और कहती है, अरे माला आंटी, ये आपकी बहू ने मेरी बच्ची को क्या खिला दिया? जब से मेरे बच्चे यहाँ पिज्जा खाकर गए हैं, तब से तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खा रहे हैं। मेरी बहू ने तो रोटी पिज्जा बनाया था,
जो सेहत के लिए भी अच्छा था। उसमें सब्जियां भी कई थी। मैं तो खुद हैरान हो गई कि बच्चों को ये सब भी पसंद आ सकता है। आंटी जी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों ने तो रोटी पिज्जा ही खाने की जिद पकड़ ली है और ये मुझे बनाना नहीं आता। तभी तो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मालिनी बहू सिखा ही देगी। क्यों मालिनी बहू? और नहीं तो क्या माँ जी, मैं सिखा भी दूंगी और खिलाऊंगी भी रोटी पिज्जा। अब तो मुझे भी रोटी पिज्जा खाने का मन हो रहा है। मैं भी तो देखूं कि जिसकी आप सब लोग इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो वो खाने में है कैसा, अच्छा है भी या आप लोग बस ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो? मालिनी रसोई में भावना को लेकर जाती है और रोटी पिज्जा बनाने लगती है। भावना भी मालिनी से रोटी पिज्जा कैसे बनाती हैं ये सीखती है। कुछ देर बाद जब मालिनी रोटी पिज्जा बनाकर तैयार करती है तो भावना को वो रोटी पिज्जा खाने को देती है, जिसे खाने के बाद भावना कहती है, वाह मालिनी, तुमने तो सच में जैसे कोई जादू ही कर डाला। मेरे बच्चों को तो रोटी पिज्जा पसंद था ही, लेकिन अब तो मुझे भी इतना पसंद आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो कहती थी कि रोटी पिज्जा बहुत अच्छा होता है। वैसे मालिनी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपना एक YouTube व्लॉग बनाओ जिसमें तू रोटी पिज्जा की अलग अलग वैरायटी ही बनाकर दिखा सकती हो। मतलब क्या है, कैसी वैरायटी? अरे मेरा मतलब है तुम अपना एक चैनल बनाना जिसमें तुम रोटी पिज्जा कैसे बनाते हैं ये दिखाना, और कभी सब्जियां चेंज कर देना, जैसे रोटी पनीर पिज्जा। ये कितना सही आइडिया है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसलिए ही तुम्हारे दिमाग में नहीं आया क्योंकि ये आइडिया मैं तुम्हें बताने वाली थी। अच्छा है ना? चलो अब तुम अपना चैनल बनाना और कोई भी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और मदद के बदले में आपको पिज्जा भी मिलेगा। हाँ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी ताकि मुझे भी रोटी पिज्जा खाने को मिल जाए। मालिनी अब अपना एक चैनल बनाती है जिसमें वो रोटी के इस्तेमाल से ही अलग अलग तरह के पिज्जा बनाती है और काफी नाम कमाती है। सौम्या और अनुपा देवरानी जेठानी थी। जहाँ जेठानी अनुपा अपने स्वार्थ में अंधी थी, वहीं देवरानी सौम्या अपने स्वभाव की वजह से बहुत दानी थी। उसे कभी किसी को मना करने की आदत ही नहीं थी। अगर कोई उससे कुछ मांग लेता तो वो तुरंत उसे वो चीज निकाल कर दे दिया करती। ऐसे ही एक दिन उन दोनों की सास कुमकुम अपने घर के हॉल में बैठी सोचती है, राधे राधे, भगवान तू सबको एक समान क्यों नहीं बनाता? कभी तो किसी को कुछ ज्यादा दे देता है तो कभी किसी को कुछ कम। अब मेरी दोनों बहुओं को ही देख ले, एक तो इतनी दानी है कि कोई उसकी एक किडनी मांग ले तो दोनों निकाल कर दे देगी, और एक इतनी स्वार्थी है कि सामने वाले की ही छीन लेगी। कुमकुम अकेले में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा यानी अनुपा का पति प्रयाग आकर कहता है, अरे क्या हो गया माँ? क्या भगवान से सुबह सुबह शिकायतें लेकर बैठी हो आप? जब देखूं आपको आप मुझे परेशान ही मिलती हो, कभी तो हंसती हुई मिला करो। अरे बेटा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अब तू ही बता कि हंसू कैसे? कैसी किस्मत है मेरी कि कैसी अलग अलग सी बहुएं मिली है मुझे। दोनों में कोई समानता नहीं है। एक बहू एक नंबर की स्वार्थी और एक बहू एक नंबर की दानवीर। माँ, जब हमारे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती तो लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? अब मैं ऑफिस चला, मुझे देर हो रही है। प्रयाग ये कहकर ऑफिस चला जाता है कि तभी कुमकुम की छोटी बहू सौम्या उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए चाय, इसमें मैंने आपकी पसंद की इलायची डाली है, पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे ये क्या बहू, तू तो जानती है कि मैं चांदी के कप में चाय पीती हूँ, तो मेरा चांदी का कप कहाँ है? अब ये मत बोलियो कि गंदा था। इस घर में 6 पीस हैं। वो माँ जी पड़ोसन की विमला आई थी, आज उनके घर उनकी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने वो कप उठाकर उनको दे दिए। हे भगवान, चांदी के कप कोई किसी को उधार देता है क्या? अगर उसको चाहिए तो खरीद कर ले आए ना, तूने क्यों दिए? अरे मेरी दानवीर बहू, किसी दिन तो अपना घर या अपनी सास को भी किसी को दान में मत दे दियो। बताओ जरा, कब उधार दे दिए? माँ जी उधार नहीं दिए हैं, मैंने उन्हें उम्र भर के लिए दे दिए हैं, और ये भी बोला है कि आप अपने पास ही रख लो, मेरी सासू माँ नए ले आएंगी। कुमकुम समझ जाती है सौम्या को समझाना बेकार है और वो चली जाती है और अपने घर के कामों में अपना मन बहला लेती है। वक्त बीतता है और एक दिन सौम्या अनुपा के कमरे में जाकर कहती है, दीदी मुझे मेरी फ्रेंड के हल्दी फंक्शन में जाना है और थीम है कि पीला पहनना है, पर मुझ पर पीला सूट और साड़ी है नहीं। आपके पास हो तो आप मुझे कोई दिखा दो। ना बाबा ना, वो साड़ी मैं अपने मायके से लेकर आई थी,
अगर तूने खराब कर दी तो मेरा क्या होगा? वैसे भी हल्दी का दाग नहीं जाता। दीदी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं साड़ी लेकर आऊं और ब्लाउज भी नहीं मिलेगा। आप मुझे दे दो, अगर उस पर कोई दाग लगा तो मैं उस साड़ी के पैसे दे दूंगी। वाह, इसमें तो मेरा ही स्वार्थ है। वैसे भी मैंने ये साड़ी 3 बार पहन ली है। हल्दी में साड़ी गंदी होगी और मैं इससे उस सस्ती सी साड़ी के डबल पैसे वसूल कर लूंगी। मजा आएगा। इतना सोचकर अनुपा अपनी साड़ी निकाल कर सौम्या को दे देती है और फंक्शन में जाकर सौम्या वापस आती है और अगले दिन वो साड़ी को धोकर अनुपा को वापस करती है। साड़ी लेने के बाद कमरे में आकर अनुपा कहती है, अरे ये क्या, इसने तो बिना दाग लगाए ही मेरी साड़ी वापस कर दी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना सोचकर अनुपा रसोई में जाती है और हल्दी के जिद्दी दाग अपनी साड़ी पर लगाकर हॉल में आती है, जहां उसकी सास और देवरानी भी मौजूद थे। ये क्या सौम्या, मैंने तो सुना था तुम बहुत दानी हो, पर तुम तो सयानी निकली। तुमने तो बोला था दाग लगेगा तो साड़ी मुझे नहीं लाकर दोगी, और तुमने दाग भी लगाया और साड़ी भी नहीं दी। दीदी मैंने खुद ये साड़ी धोई है और फंक्शन में इसका ख्याल भी रखा है। मुझे नहीं पता कि ये दाग कहाँ से आया। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये दाग मैंने खुद लगाए हैं रसोई से हल्दी निकाल कर। दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको 1 नहीं 4 साड़ियों के पैसे दे देती हूँ। दोनों की बातें सुनकर कुमकुम से रहा नहीं जाता और वो बीच में कहती है, ओ मेरी स्वार्थी और दानी बहू, मैं जानती हूँ कि साड़ी पर दाग किसके स्वार्थ की वजह से आया होगा, और कौन इतना दानी है जो एक सस्ती साड़ी के बदले 4 साड़ी के पैसे दे देगा। अब तुम दोनों मेरी सुनो। सौम्या बहू तू सुन, ये सेम साड़ी मैं तुझे दिलवा कर लाऊंगी और तू इसे दे दियो, कोई ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। और तू अनुपा बहू, अगर दाग लग गया तो तेरा कोई मतलब नहीं है फालतू पैसे मांगने का, आई समझ। अब जाओ दोनों यहाँ से। ये सासू माँ ने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। इतना मस्त प्लान बनाया था, सब खराब कर दिया। कुमकुम दोनों को एक अच्छा सुझाव देकर भेज देती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं, लेकिन ना ही एक बहू का दानी होना कम होता है, ना ही दूसरी बहू का स्वार्थी होना। दिन बीतते हैं और सौम्या की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और एक दिन अनुपा अपने स्वार्थ में अंधी होकर घर की पुरानी चीजें बेचकर घर आ रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सब घर वाले ये बात जानकर हॉस्पिटल आते हैं और उसके बाद डॉक्टर बाहर आकर कहती है, जी देखिए इनका खून बहुत बह गया है, इनको बी पॉजिटिव खून की जरूरत है और ये हॉस्पिटल में है नहीं, आप कहीं से अरेंज करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी किसी पास के ब्लड बैंक से खून लेकर आता हूँ। आप बस मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। अरे लेकिन अगर इतने में दीदी को कुछ हो गया तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। सुनिए डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए, मेरा और दीदी का खून मिलता है। बहू तू खुद कमजोर सी है और तेरी तबीयत भी खराब चल रही है। प्रयाग इंतजाम कर देगा खून का, तू रुक और तू बेकार में परेशान मत हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बहुएं एक साथ बिस्तर पकड़ लें। नहीं माँ जी, दीदी की जान का सवाल है, मैं खून दूंगी और जरूर दूंगी, आप मुझे इसके लिए मना नहीं कर सकती। जी देखिए इनका खून बह गया है लेकिन जान का खतरा नहीं है, आपके पास समय है, आप आराम से इंतजाम कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुना ना बहू तूने, डॉक्टर ने खुद क्या बोला, प्रयाग कर देगा इंतजाम। नहीं माँ जी, लोगों का भला करना तो इंसानियत का पहला फर्ज है और ये तो मेरी खुद की जेठानी है, आप मुझे नहीं रोकेंगी, आपको मेरी कसम है। सौम्या किसी की नहीं सुनती और अपनी जेठानी को खून देती है, जिसके बाद उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है और उसे खुद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और दोनों देवरानी जेठानी एक ही वार्ड में थी। कुमकुम उन दोनों से मिलने आती है तो सौम्या को देखकर अनुपा कहती है, मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने हमेशा अपना स्वार्थ सोचा और तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचाने की सोची। हाँ, और वो इसको खुद भारी पड़ गया। अरे मेरी दानवीर कर्ण की मौसेरी बेटी, प्रयाग खून का इंतजाम कर देता, तुझे दानवीर बनने की क्या ही जरूरत थी। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं दानवीर तो बनूंगी लेकिन सोच समझ के साथ, कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। और मैं वादा करती हूँ अब से अपना स्वाद देखने की जगह लोगों के बारे में भी सोचा करूंगी और उनको भी कभी निराश नहीं करूंगी। मुझे खुशी है कि तुम दोनों को समझ तो आया कि ना ज्यादा स्वार्थी होना अच्छा है और ना ज्यादा दानवीर।
जिंदगी की खिचड़ी में कर्म के मसालों का अच्छा तालमेल होना चाहिए, तभी उसका स्वाद आता है। अगर एक भी मसाला फालतू या कम पड़ जाए तो मसला हो जाता है। आई कुछ समझ? जी माँ जी, आ गया। जिसके बाद कुमकुम को अपनी दोनों बहुओं की तरफ से राहत की सांस आती है और फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।